कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण देश में शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली। प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह दिल्ली एम्स पहुंचे और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। साथ ही उन्होंने देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन के अनुभव को भी साझा किया और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टीका लगा लेकिन पता भी नहीं चला। पुडुचेरी की रहने वाली नर्स पी निवेदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी। उनके साथ केरल की रहने वाली नर्स रोसम्मा भी साथ थी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी उनके साथ मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। वहीं ट्वीट कर उन्होंने इस चरण के पात्र लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी कोरोना का टीका लगवाया। नवीन पटनायक ने ट्वीट कर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की तारीफ की और कहा कि जो भी लोग दवा के पात्र हैं वो वैक्सीन जरूर लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। नीतीश कुमार ने पटना में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। नीतीश के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी ने भी टीका लगवाया। प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने ट्वीट किया। कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने से आम जनता में भरोसा बढ़ेगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया है। इस फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। दूसरे चरण में 45 से 60 साल की उम्र के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन लोगों को अपने साथ रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के वक्त आईडी कार्ड रखना होगा। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में करीब 12,000 सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीके फ्री लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों को 250 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसमें अस्पतालों के सर्विस चार्ज भी शामिल होंगे। वैक्सीनेशन के लिए पहले लोगों को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सरकार की कोविन वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन में अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि लोगों की अपनी पसंद से वैक्सीन चुनने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कांग्रेस को संबोधित किया, जहां हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोरोना वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर दुनिया के सामने आया। हर्षवर्धन ने इस मौके पर सभी हेल्थ वर्कर्स के साहब को सलाम किया। उन्होंने साथ ही कहा कि कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई। वहीं हर्षवर्धन ने इस लड़ाई में जान गंवाने वाले हेल्थ वर्कर्स को भी याद किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर सिंह मांडे ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। शेखर सिंह मांडे ने कहा कि अभी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। शेखर सिंह मांडे ने स्पष्ट किया कि भारत अभी सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने में है और ऐसे में लोगों को वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। इसके अलावा लोगों को सामाजिक दूरी और हाथों को सफाई जैसे उपायों का भी पालन करते रहना चाहिए। बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के सभी नागरिकों को कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा। इसके तहत निजी या सरकारी किसी भी अस्पताल में टीका लेने पर किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की समीक्षा के बाद यह ऐलान किया गया। खास बात यह है कि निजी अस्पतालों में टीकाकरण के खर्च का भुगतान भी नीतीश सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2021 में कृषि क्षेत्रों में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर एक वेबिनार संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों से 12 करोड़ छोटे किसानों को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सही बाजार देना जरूरी है। किसानों की उपज जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ आना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को ताकत देने से ही कृषि क्षेत्र का भला होगा।
पीएम मोदी ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के जरिए किसानों के साथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को भी बल मिलेगा। पीएम ने कहा कि अब गांव के पास भी एग्रो इंडस्ट्री की संख्या बढ़ानी होगी ताकि रोजगार गांव में भी मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय से किसी न किसी रूप में की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ व्यापार न बनकर रहे, बल्कि उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 96 दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने 100 रुपए किलो दूध बेचने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनके नाम पर सोशल मीडिया पर गलत वीडियो और मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें दूध का दाम बढ़ाने की बात कही गई है। मोर्चे ने की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक फिर हमला बोला। केरल के सीएम ने कहा कि पिछले कुछ समय में कांग्रेस कई राज्यों में सत्ता गंवा चुकी है, लेकिन राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। केरल के सीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि राहुल गांधी उन राज्यों में क्यों नहीं जा रहे जहां कांग्रेस का सीधा भाजपा से मुकाबला है। उन्होंने कहा कि राहुल ऐसे राज्यों का दौरा करने से बच रहे हैं। पिनराई विजयन ने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी को अच्छा पर्यटक भी बताया और कहा कि उनकी केरल यात्रा से राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। केरल विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो मैन ईडी श्रीधरन के बाद बीजेपी एक और बड़ी एंट्री हुई है। दरअसल केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज पीएन रविंद्र बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पूर्व जज पीएन रविंद्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। असम के चुनावी रण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर सोमवार को पहुंची, जहां सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए। प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के अपने 2 दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के अलावा मंगलवार को तेजपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा एक महारैली को भी संबोधित करेंगी। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी की कार्यनीति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, तभी कांग्रेस चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों में से परेशान आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। दरअसल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम मार्च या अप्रैल तक कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने तेल उत्पादक देशों से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि भारत की आम जनता को तेल की बढ़ती कीमतों से निजात मिल सके। महंगाई की मार झेल रही आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल नए महीने की शुरुआत में ही एलपीजी एक बार फिर गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो गैस सिलेंडर में हुई इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर अब 819 रुपए का हो गया। इससे पहले ये सिलेंडर 794 रुपए का था। बता दें कि पिछले महीने फरवरी में भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़े थे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तेज होती तैयारियों के साथ लॉकडाउन 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच सरकार ने ये कदम उठाया। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांगने का देशव्यापी निधि समर्पण अभियान शनिवार को खत्म हो गया। पिछले 44 दिनों से राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान में कुल 2100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश भर में चंदा मांगने का अभियान मकर संक्रांति पर किया गया था, जो 27 फरवरी साल 2021 को खत्म हो गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने इस अभियान में सहयोग करने वालों को धन्यवाद दिया। आलोक कुमार ने कहा कि लगभग 10 लाख टोलियों में जुटे 40 लाख समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभियान सफल हुआ। इसके तहत कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर समर्पण निधि को प्राप्त किया। आलोक कुमार ने कहा कि अब ये निश्चित हो गया है कि अयोध्या में जन्म स्थान पर बनने वाला भव्य राम मंदिर एक राष्ट्र राम मंदिर का भी प्रतीक होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि कई जगहों पर निधि समर्पण टोली रामदूत मानकर अगवानी और सेवा हुई।
बिहार में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई। हालांकि इस बीच कोरोना नियमों का स्कूलों में सख्ती से पालन किया जा रहा है। दिल्ली के आदर्श नगर में लूट और हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अफीबुल और शेख फरदीन के तौर पर हुई है। आपको बता दें, पुलिस ने हत्यारों की तलाश के लिए 10 टीमों का गठन किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सवाल जवाब के बीच सदन में जमकर हंगामा हुआ। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वहीं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित रही। वहीं उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा में भारी हंगामे के बीच आज पास हो गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिन के दौरे पर वाराणसी में हैं और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और उनमें आगामी चुनाव के लिए जीत का जोश भरा। वहीं सोमवार को जेपी नड्डा ने बाबा काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए, जबकि सीएम योगी ने देर रात बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया था। वहीं जेपी नड्डा चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन में उन्हें नमन किया और बीजेपी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती और चुनाव की तैयारियों पर बातचीत हुई। देश में तीसरे फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। हर बूथ पर 100 बुजुर्गों को वैक्सीन का टीका लगेगा। केजीएमसी, आरएमएल, शेखर हॉस्पिटल और सिविल अस्पताल में टीकाकरण होगा। रजिस्ट्रेशन के समय एक आईडी और आय प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। उत्तर प्रदेश में 1 से 5वीं तक की कक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। वहीं इस दौरान सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करते देखा गया। कक्षाओं में पहले 50% बच्चों को बुलाया गया। लखनऊ में सोमवार से नर्सरी की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। स्कूल प्रबंधन ने कोरोना के सभी गाइडलाइन का पूरा इंतजाम किया है। हालांकि अभिभावकों का कहना है कि कई प्रदेशों में महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। उसको देखते हुए स्कूल प्रबंधन को ऑफलाइन क्लासेस ना चलाकर ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आग्रह किया। कोरोना काल के कारण ठंडी पड़ी खेल गतिविधियों में जान फूंकने भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमें राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच 5 एक दिवसीय और 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 17 साल की किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक किशोरी खेत से चारा लेने गई थी। कुशीनगर के कतौरा गांव में 3 बाइक सवार युवक की बाइक पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर के अकबरपुर में महिला सिपाही के पति ने सभासद की पत्नी और 2 बच्चों पर आग लगा दी। सभासद की पत्नी और दोनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को गंभीर अवस्था में कानपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं पत्नी और एक बच्चे की हालत काफी नाजुक है। फर्रुखाबाद के हमीरपुर खेड़ा गांव में बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार युवक गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। महोबा के बिलवई चुंगी के पास निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया और कहा कि पीएम मोदी ने भी खुद वैक्सीन लगाकर लोगों के मन से भ्रम दूर करने का संदेश दिया। कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में करनाल में बुजुर्ग बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाते हुए नजर आए। वहीं सीएमओ ने भी इस दौरान जाकर कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए सेंटर का जायजा लिया। करनाल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगवाने के 9 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री लगेगी। वहीं कुछ प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन 250 रुपए में लगाई जाएगी।
महेंद्रगढ़ में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के मद्देनजर कोविड पोर्टल को भी अपडेट किया गया है ताकि ऑनलाइन सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी किया जा सके। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत सोनीपत में भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ। बता दें कि जिला नागरिक अस्पतालों और निजी अस्पतालों में बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आईडी साथ लाना अनिवार्य होगा। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग ने 8 मार्च तक वैक्सीनेशन का अभियान पूरा करेगा। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के पास तकरीबन 10,000 डोज हैं। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने रविवार शाम सोनीपत में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वो गांव-गांव जाएं और किसानों को समझाएं कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इस दौरान संजय भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों का भला नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा और पंजाब की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सोनीपत के गांव हलालपुर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसान अपनी फसलों को बर्बाद न करें। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का ही नुकसान होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर किसी किसान के पास ज्यादा फसल है तो वो उसे बर्बाद करने की बजाय किसी गरीब जरूरतमंद को दे, ताकि किसान मजदूर एकजुटता के साथ आंदोलन की इस लड़ाई को लड़ सके। दिल्ली में परीक्षा ग्रुप डी के पदों की परीक्षा के दौरान हरियाणा के जींद जिले में उसके पेपर को सॉल्व किया जा रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब जींद जिले के उचाना थाना पुलिस ने गांव कागडौट में और नचारखेड़ा के बीच माइनर के पास स्थित मुर्गी फार्म पर छापेमारी की। वहीं जींद में छापा पड़ने की भनक लगते ही पेपर हल कर रहे कुछ आरोपी भाग निकले, जबकि 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। पुलिस को मौके पर वाईफाई समेत कई अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दादरी के गांव रामनगर में पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच राजीव कुमार की अध्यक्षता में पंचायत करके जलघर को ताला जड़ने का अल्टीमेटम दिया। पंचायत में पहुंची महिलाओं ने मटके तोड़ते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष जताया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में जलघर के लिए जमीन देने के बाद भी उनका पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में अब महिलाओं के साथ मिलकर पेयजल के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सोनीपत शहर में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी का जिम्मा नगर निगम और बीएसएनएल को दिया गया, लेकिन नगर निगम के लगाए गए 195 सीसीटीवी में से 22 सीसीटीवी बंद पड़े हुए हैं। वहीं सीसीटीवी के रखरखाव का काम न होने से नगर निगम बीएसएनएल से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में नगर निगम ने बीएसएनएल को फाइनल नोटिस जारी कर दिया है। रेवाड़ी में 13 वर्षीय नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर बच्ची के माता पिता दर-बदर भटकने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस के अलावा मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग तक को गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी, जिसके बाद अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश निवासी दंपति मेहनत मजदूरी करने रेवाड़ी आया था। 23 सितंबर 2020 को उनकी 13 वर्षीय बेटी घर से लापता हुई। पीड़ित ने पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज करवाया था। फतेहाबाद में दुकानदार की टोका टाकी से तंग आकर नौकर ने मालिक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में नौकर लोहे की रॉड से मालिक पर ताबड़तोड़ वार करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने दुकानदार को बचाया। यह घटना 28 फरवरी देर शाम की बताई जा रही है। पीड़ित दुकानदार कपिल कुमार का कहना है कि उनके हैंडलूम की दुकान पर आरोपी काम करता है। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई तो आरोपी ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। शिमला में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि कालका शिमला रेलवे का सौंदर्यीकरण होगा और रेलगाड़ी का नया डिजाइन होगा। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सौंदर्यीकरण समेत तमाम बदलावों को लेकर रेलवे विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ जब नेता प्रतिपक्ष को बाहर कर सदन की कार्रवाई शुरू हुई। आपको बता दें, दोपहर 2 बजे शोकाद्वार के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई और ऐसे में सदन में 5 निलंबित विधायक शामिल नहीं हुए।
आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन ही जोरदार हंगामा हुआ था। वहीं मामले में नेता प्रतिपक्ष समेत 5 अन्य विधायकों को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। हिमाचल में भी तीसरे चरण की वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। उन निजी अस्पतालों की सूची भी जारी कर दी गई है जहां वैक्सीन लगाई जा रही है। 66 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान फिर से ताजा बर्फबारी हुई। मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश हुई। हिमाचल 4 लेन लॉक बॉडी की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में नागड़ी गांव में खत्म हुई। इस मौके पर राजेश पठानिया ने सरकार पर निशाना साधा। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ 45 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जिनमें से 25 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं 8 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आ चुका है। देश में कोरोना के करीब 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, तो वहीं 24 घंटे में 108 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 7 लाख 80 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं करीब 1,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,39,000 को पार कर चुका है, जिसमें से 1,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,03,000 को पार कर चुके हैं। इनमें से करीब 8,700 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं 2,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,70,000 के पार है। इसमें से 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अच्छे दोस्त बनते देखना उनका सपना है। उन्होंने कहा कि लोगों को सीमाओं के अंदर रखने की नीति अब काम नहीं करती। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के लोगों से शांति से वो रहना चाहते हैं। पाकिस्तान ने देश जल क्षेत्र में कथित रूप से प्रवेश करने के लिए 17 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पाक सेना ने मछुआरों को 3 नौकाओं को भी जब्त कर लिया। इस गिरफ्तारी के बारे में पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को एक प्रवक्ता ने जानकारी दी। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी इन दिनों पति वीर साहू के साथ गोवा में समय बिता रही। उन्होंने गोवा के कसिनो में धमाकेदार शो किया। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।